हे एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम बीएससी फाइनल के बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 3 पेपर्स हैं और ईच पेपर 50 नंबर कैरी करता है। तो जैसे कि हम बात करें फर्स्ट पेपर, तो वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि जो प्लांट की बाह्यकारी की बोलते हैं एक तरह से हम मॉर्फोलॉजी की हिंदी में। तो यानी कि प्लांट बाहर से किस तरह का दिखता है, उसकी स्टेम कैसी है, लीफ का टाइप क्या है उसके अंदर का। एनाटॉमिक यानी कि आंतरिक संरचना। तो यानी हम इस पेपर में प्लांट की बाह्यकारी की और आंतरिक संरचना इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि एक पेपर के अंदर 4 यूनिट होती हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या है? द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो इसके अंदर फ्लोरिंग प्लांट की जो बेसिक बॉडी होती है उसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें मोलिकुलर टाइप ऑफ ग्रोथ, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स इन एन्यूल्स, वेनिल्स एंड पेनियल्स, ब्रांचिंग पैटर्न, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ग्रोथ, कैनोपी आर्किटेक्चर। कैनोपी आर्किटेक्चर होती है कि जैसे कि हम बात करें मोरासल्बा, जो सहसूत का पेड़ होता है, वो बाहर से हमको दिखता है बड़ा विशाल का है, उसके अंदर लीफ है। तो जो स्ट्रक्चर है ना कि बाहर की जो स्ट्रक्चर जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं उसको बोलते हैं कैनोपी आर्किटेक्चर। सबको एक साथ लीफ, स्टेम, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं कैनोपी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बात करें मेरिस्मेटिक, जो कि मेरिस्मेटिक सेल्स वो होती हैं जो कि डिवीज़न कर पाती हैं, जो कि जिनके अंदर डिवीज़न करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिक्रेटरी टिश्यू। ये टिश्यू 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सिक्रेटरी। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जो कि मतलब परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, मेरिस्मेटिक से ही बनते हैं। बात करें टिश्यू सिस्टम, यानी कि ये टिश्यू मिलकर क्या क्या कार्य करते हैं प्लांट के अंदर, इसके अंदर हम टिश्यू सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनिट सेकंड है द सूट सिस्टम। सूट एक प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो भूमि से ऊपर वाला, एक भूमि से नीचे वाला। तो जो भूमि से नीचे जो पार्ट होता है ना, जैसे कि ये तो है भूमि, ठीक है, ये इसके ऊपर स्टेम, ये तना होगा, फिश मिल्ली, इसके अंदर और टहनियाँ निकलेंगी, उसके अंदर लीफ होंगी, ठीक है। तो इस कंप्लीट भाग को बोलेंगे सूट सिस्टम, जिसके अंदर लीफ आ गया, स्टेम आ गई, ठीक है। और नीचे जो जड़ निकलेंगी, ठीक है, जड़ के अंदर रूट टिप वगैरह, इसको बोलेंगे रूट सिस्टम, ठीक है। 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, समझ गए ना। इस यूनिट के अंदर हम सूट सिस्टम पढ़ेंगे, तो जिसके अंदर द सूट एपिकल मेरिस्टेम, समझ गए। सूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल यानी कि जो ऊपर पाई जाती है, ठीक। मेरिस्टेम वो सेल्स होती है जो कि जिनके अंदर डिवाइडेशन की क्षमता पाई जाती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कौन सी होती है सूट की जो डिवाइड करती हैं। एंड इट्स हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इसका। वैस्कुलराइजेशन एंड प्राइमरी सूट इन मोनोकोटिलिडन्स। 2 प्रकार के होते हैं, किसके? कोटिलिडन्स के आधार पर, ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स जैसे कि हमारे पास एक बीजपत्री बोलते हैं, ठीक है। डाइकोटिलिडन्स दालें होती है ना, जो जिस चने की दाल है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। कैम्बियम पाई जाती है किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। ये एक मेरिस्मेटिक टिश्यू टाइप ही होती है ना, और ये इसके अंदर डिवाइडेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ये डिवाइड होती है, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कैम्बियम के फंक्शन, मैंने बता ही दिया, ये डिवाइड करती है और काफ़ी फंक्शन होते हैं इसकी, ठीक है ना। कैम्बियम पढ़ेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी कैम्बियम से होगा। जनरल अकाउंट ऑफ वुड स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रोथ रिंग्स, वुड की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कौन सी वुड है, दो प्रकार की होती हैं वुड, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे हम। बात करें ग्रोथ रिंग्स, जो कि इनको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। जैसे कि कोई प्लांट है, हम प्लांट की एज का किस तरह पता लगाते हैं? उसकी एनुअल रिंग को देखकर। 6 महीने के अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो साल के अंदर कितनी होगी? 2 रिंग। जैसे हम प्लांट को काटेंगे फिर हम देखेंगे उसके अंदर कितनी रिंग है, ठीक है। जैसे 2 रिंग हुई यानी कि वो प्लांट 1 साल का है, 4 रिंग हुई 2 साल का है, इस तरह से पता लगाते हैं। आपने कभी कटे हुए पेड़ देखे हों तो उसके अंदर जैसे कि रेडिश पार्ट, फिर उसके अंदर ब्लैक पार्ट, वो रिंगी होती है, ठीक है ना, वो पकती रहती है अंदर जाकर, ठीक है ना। जैसे प्लांट्स काफ़ी ईयर्स का हो जाता है, जैसे कि बड वगैरह जो कि
500 700 साल की इनकी एज होती है। तो इनके अंदर जो जो ये रिंग्स होती है ना वो अंदर की ओर अंदर की चली जाती है ना, और ये ब्लैक हो जाती है अंदर जाकर, ठीक है। तो बाहर नई रिंग का फॉर्मेशन होता है। सैप वुड, ठीक है ना, वुड दो प्रकार के, सैप वुड और हार्ट वुड, ठीक है ना, ये भी इसके आधार पर ही होती है, रिंग के आधार पर ही। बात करें सेकेंडरी फ्लोएम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। पेरिडर्म एनोमिलस ग्रोथ ऑफ एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है जैसे कि कोई प्लांट है। बात करें सेकेंडरी ग्रोथ, दो प्रकार की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ से क्या, प्लांट्स की हाइट, जो प्लांट्स की हाइट होती है वो बढ़ती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट्स की जो मोटाई होती है, विड्थ होती है, उसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है। हम बात करें जैसे कि कोई भी पेड़ है, सहसूत का पेड़ है, मोरस अल्बा, तो उसकी चौड़ाई के अंदर जो होगा उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तभी तो वो मोटा होता है तना उसका, जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कि घास है, घास के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, लंबाई मतलब लिमिट ही, उनकी लिमिट होती है लंबाई बढ़ने की भी, ठीक है। तो लंबाई बढ़ जाती है लेकिन उसके अंदर जो उसकी विड्थ होती है उसके अंदर इंक्रीजमेंट नहीं होता। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसके अंदर होता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर एनाम्बुलस सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं पाई जाती, लेकिन उसकी जैसी गतियाँ पाई जाती है उसको बोलते हैं एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ, प्रॉपर नहीं पाई जाती, ठीक है। बात करें, ये तो होगी यूनिट सेकंड। तो फर्स्ट में क्या देखा हमने, फ्लोवर की स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, प्लांट का ब्रांचिंग पैटर्न, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल, ठीक है, आर्किटेक्चर और टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर मेन तो है टिश्यू सिस्टम ही, यही लगभग 50% भाग कैरी करेगा, ठीक है, टिश्यू और टिश्यू सिस्टम। बात करें दूसरे, सूट सिस्टम पढ़ा हमने सारा, ठीक है, जाइलम फ्लोएम इनकी स्ट्रक्चर। थर्ड की बात करें, इसके अंदर लीफ ओरिजन, लीफ का ओरिजन, डेवलपमेंट, अरेंजमेंट एंड डाइवर्सिटी इन साइज एंड शेप। बात करेंगे ना स्टोमेटा, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। स्टोमेटा पता ही आपको, छिद्र होते हैं जो लीफ के अंदर, ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वाटर का लॉस स्टोमेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स। फिर बात करें वैस्कुलाइजेशन ऑफ लीफ नोडल स्ट्रक्चर एंड वेनिसन, सेंसेंस एंड एब्सिशन, ये तो पता ही होगा, सेंसेंस एंड एब्सिशन। फिर इसके अंदर आ गया था रूट सिस्टम। मैंने बताया दो प्रकार सिस्टम होते हैं, रूट और सूट। सूट भूमि से ऊपर वाला, रूट भूमि से नीचे वाला। तो बात करें रूट सिस्टम की, रूट एपिकल मेरिस्टेम, डिफ्रेंशिएशन ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू एंड देयर फंक्शन। इसके अंदर भी सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होती हैं रूट सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड मोडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज भी होता है इनके अंदर, रेस्पायरेशन भी होता है, रिप्रोडक्शन एंड फॉर माइक्रोबियल इंट्रैक्शन। जैसे कि लेग्यूमिनस का प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया उसके साथ सिम्बायोसिस करता है, तो वो रूट के अंदर ही तो सिम्बायोसिस करता है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी करेगा वो, माइक्रोबियल के साथ इंट्रैक्शन हुआ, तो ये पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये तीसरी यूनिट होगी। नेक्स्ट बात करें यूनिट 4 और पेपर फर्स्ट की, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड, ठीक है, यानी कि जो सीड होता है उसकी, सीड दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको, मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, ठीक है। तो सीड हो गया, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, सस्पेंड एनिमेशन, डिस्पर्जल, स्टेटिगस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसके अंदर एक सीड डोरमेंसी पढ़ेंगे हम, ठीक है, और सीड का डिस्पर्जल किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, पोलन ग्रेन वगैरह सीड कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, किसके अंदर, यूनिट 4 के अंदर, जो कि सीड के बारे में होगी कंप्लीट, ठीक है। ये तो बात हो गई पेपर फर्स्ट की, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। बात करें पेपर नंबर 2 जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में, यानी कि बायोटिक एबायोटिक फैक्टर आपस में किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर आएंगे, जैसे गेहूं के प्लांट कब बोया जाता है, उसके साइंटिफिक नेम, उसके फ़ायदे, हल्दी, अदरक, इन चीज़ के बारे में इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, 4 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट है ये, ठीक है, प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। अब देखो प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, समझ रहे हो आप। एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, लाइट, विंड, फायर, ये सब आ जाएंगे एनवायरनमेंट, यानी कि एबायोटिक फैक्टर। प्लांट्स क्या है अपना, बायोटिक फैक्टर, प्लांट्स या एनिमल्स, बात हम बोटनी पढ़ रहे थे इसलिए हम यहाँ पर प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, यानी इन दोनों बीच में इंटरेक्शन। एटमॉस्फेयर, ठीक है, 4 प्रकार के जोन होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, पता ही होगा आपको, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, लिथोस्फेयर, सबसे पहले लिथोस्फेयर पाया जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर एक आयनोस्फेयर पाया जाता है। ये 4 प्रकार के जोन होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना।
जिसके अंदर ओजोन की लेयर भी पाई जाती है। इन चीज़ों के बारे में डिस्टिंक्ट जोन है ना, देखिए स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक मीजोस्फेयर पाया जाएगा, थर्मोस्फेयर, एक आयनोस्फेयर जो पाए थर्मोस्फेयर के ऊपर, जिसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एडेप्टेशन, मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। एडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन, यानी कि कोई भी जैसे प्लांट है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है, तो उसको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर ऐसे एडेप्टेशन लाने पड़ेंगे जिससे कि वो उस एरिया के कंडीशंस, जो भी जैसे कि एयर कंडीशंस हैं, ठीक है, लाइट कंडीशंस हैं और टेम्परेचर कंडीशंस हैं, फायर कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को इन उनसे मतलब फ़ाइट कर सके, तो उसके लिए जो खुद के अंदर जो एडेप्टेशन लाएगा तो उसके अंदर पड़ेंगे। मोर्फोलॉजिकल प्लस तो बाह्य आकारिकी में, जैसे कि हम बात करें जो रेगिस्तान, जैसे राजस्थान की बात करूँ मैं, राजस्थान के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर अंदर क्या होगा, पहले से ही वहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो लीफ हैं वो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगी। ठीक है, जो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगी तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो प्लांट डेड हो जाएगा जल्दी, क्योंकि उसको नीचे से भी पानी नहीं मिलेगा, जल्दी से वाटर नहीं मिलेगा, और ऊपर से उसके अंदर जो वाटर है वो भी रेगुलर उससे लॉस होता रहेगा। तो इसलिए वो अपने जो लीफ है, जैसे लीफ के अंदर अपने एडेप्टेशन लाएगा, वो कांटेनुमा लीफ कर लेगा, उसकी जो लीफ की जो ऊपर सतह है वहाँ पर एक वैक्स लेयर जम जाएगी, जिससे कि उसके अंदर से वाटर का लॉस ना हो, स्टोमेटा क्लोज हो जाए, या फिर वो स्टोमेटा अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ाऊँगा आपको कि जो साइकिल होते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर कौन सा साइकिल चलता है? कैम्प साइकिल। ठीक है, कैम्प साइकिल के अंदर क्या होता है, जो लीफ है ना वो दिन के अंदर स्टोमेटा नहीं ओपन होते, रात के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं, जिससे रात के समय सनलाइट नहीं आएगी और वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर का लॉस नहीं होगा दिन के समय, बल्कि सनलाइट चाहिए प्लांट को, तो सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा दिन के समय, और रात के समय स्टोमेटा ओपन करके गैसेज का एक्सचेंज कर लेगा। तो उससे वो अपने एडेप्टेशन ही किया है, उसने अपने अंदर एडेप्टेशन किया है, किसने? लीफ ने, ताकि वो उस एनवायरनमेंट कंडीशन में रह सके। तो ये हो गई उसकी मोर्फोलॉजी के अंदर कैरेक्टर, उसके स्टेम के अंदर भी चेंज आएंगे, ये मोर्फोलॉजी होगी बाहर से। एनाटोमिकल, उसके अंदर जो भी जाइलम फ्लोएम की कंडीशन वगैरह, एपिडर्मिस एंडर्मिस वगैरह। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, उसकी कार्य के अंदर चेंज, कैम्प साइकिल बताया मैंने, वो कार्य के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रेस्पॉन्स ये हो गया एडेप्टेशन के अंदर। ऑफ प्लांट्स टू वाटर, हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि मिनिमम वाटर के अंदर प्रेजेंट, जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी बहुत अधिक होती है, और वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स बोलते हैं उनको, और उस कंडीशन को जीरोफिटिक बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें रेगिस्तान, ठीक है, अब डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान को। ठीक है, और डेजर्ट ऐसे नहीं है कि सिर्फ गर्म डेजर्ट ही होते हैं, हॉट डेजर्ट ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेजर्ट होते हैं दो प्रकार के, एक तो कोल्ड डेजर्ट, एक होते हैं हॉट डेजर्ट। जैसे कि हम बात करें जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम रहता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर क्या है? बर्फ़ है, तो बर्फ़ के अंदर तो ऐसा तो नहीं कि प्लांट्स डायरेक्ट बर्फ़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? वो करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसलिए जो वहाँ पर भी कंडीशन होती है वो जीरोफिटिक कंडीशन ही होती है। ठीक है, उन प्लांट्स को बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो यानी कि कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स। जैसे कि हम बात करें जिम्नोस्पर्म, जो कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश जैसे कि जो मिनिमम टेम्परेचर अंदर है ना वहाँ पर ही पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह के एरिया में। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स, जहाँ पर प्लांट्स अच्छे से हो, ठीक है ना, प्लांट्स के को पानी की पूर्ति अच्छे से हो, उन प्लांट्स को बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है ना, उस एरिया, और उनको बोलते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, बात करें लाइट, ग्लोबल रेडिएशन, लाइट की बात करेंगे हम, इकोलॉजी चल रही है ना हमारी, तो लाइट की बात करेंगे। ग्लोबल रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये रेडिएशन पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, लाइट के अंदर लाइट क्या होती है? लाइट रेडिएशन ही होती है। लाइट हमको कैसे दिखती है? फोटोन। ठीक है, तो सनलाइट से जो फोटोन आते हैं वही तो रिफ्लेक्ट होकर हमको मतलब लाइट की आभास कराते हैं। ठीक है, ये बताऊंगा आपको मैं किस प्रकार से प्योर जो लाइट होती है उसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है ना, अपनी आँखों से, क्योंकि वो आँखों में हमारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे कि कोई भी, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि
ये है एक केस है ये, ठीक है ना, ब्लूटूथ केस। तो ये हमको ब्लैक क्यों दिख रहा है, लाइट तो विप की ओर आई, ठीक है, तो इसने है ना ब्लैक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, बाकी सारी लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके अंदर वो लाइट नहीं दिख रही। इसने सिर्फ ब्लैक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ब्लैक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसको रिफ्लेक्ट किया, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई, हमारे जो बोलते हैं पर्दा बोलते हैं ना जिसको, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, उसका प्रतिबिंब बना, तब जाकर हमको ये ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखा। इसके बीच में जो ये मार्किंग दिख रही है ट्रुक, ठीक है ना, वाइट कलर से, इसने वाइट कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए ये वाइट कलर हमको दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखता है ना। तो ये होता है लाइट का रिफ्लेक्ट। तो ये इसके अंदर रेडिएशन होती है, ग्लोबल रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जोनेशन, ठीक है, तो ये सारी रेडिएशन होती है, ठीक है। अभी जोन्स आ गए, वाटर बॉडी, लिटरल, लिमिटिक एंड प्रोफंडल जोन्स, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म जानते हो आप, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, जो कि जिनको कम लाइट चाहिए शॉर्ट डे प्लांट्स, जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए लॉन्ग डे प्लांट्स। हेलियोफाइट्स, स्कियोफाइट्स के अंदर ही आएंगे। फिर बात करेंगे हम टेम्परेचर की बात करेंगे, रोंकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसके अंदर प्लांट्स का, जिनमें मेगाडर्म, मीजोडर्म, माइक्रोडर्म बताए थे, ठीक है, हेक्योडर्म बताए थे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वनलाइजेशन पढ़ेंगे, सोइल के बारे में पढ़ेंगे, सोइल कितने टाइप की होती है, ठीक है, आप जानते हो, जो ज़्यादा सोइल होती हैं जो कि कई प्रकार की होती है, जो कि 50% वाटर एब्जॉर्ब करती है, 20% करती है, जिसको हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी बोलते हैं, जो कि 100% वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एक बालू मिट्टी होती है जो कि 10% ही माटी को जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, बाकी को नीचे भेज देती है भूमि के अंदर, तो ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वेदरिंग, मैचुरेशन। वेदरिंग के अंदर समझते हो आप क्षरण, किसका, मिट्टी का क्षरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका रोकथाम, ये सब पढ़ेंगे। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टाइप्स, रोल ऑफ पीएच, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर जानते हो, जो ज़मीन के अंदर वाटर पाया जाता है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इंट्रैक्शंस अमोंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब देखो ये क्या है, इंट्रैक्शंस अमोंग, और ये शायद यूनिट फर्स्ट ही चल रही है हमारी, है ना, तो इसके अंदर जो क्या है एक बार मैं बताता हूँ आपको। इंट्रैक्शंस अमोंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, और वो पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ के अंदर, रूट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर रहता है। तो जो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स की रूट है वो उसको हैबिटेट प्रदान कर रही है, किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, जिसको जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो अपने यूटिलाइजेशन में यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसको हैबिटेट मिल गया, इसको नाइट्रोजन मिल गई, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो है ये है पॉजिटिव इंट्रैक्शन, जिसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। सिम्बायोसिस यानी कि आपस में सिम्बायोसिस करके रहना, ठीक है, सिम्बायोसिस कहलाता है, वो आपस में रहना एक तरह से पॉजिटिव इंट्रैक्शन के द्वारा सिम्बायोसिस कहलाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव। एक नेगेटिव इंट्रैक्शंस, जैसे कि आपने, ये तो मैं नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, आप लोकल हो तो अमरबेल के बारे में सुना होगा। अमरबेल को अगर हम किसी भी प्लांट्स के ऊपर डाल देते हैं तो उस प्लांट्स के न्यूट्रिशन को खुद ले लेता है और उस प्लांट्स को डेड कर देता है वो। तो इससे ये है, ये नेगेटिव नहीं, ये हो गया इसको बोलते हैं जिसके अंदर एक का फ़ायदा होता है एक का नुकसान होता है। एक न्यूट्रलिज्म, ना किसी को फ़ायदा होता है ना नुकसान, ठीक है, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे, किसके अंदर, इंट्रैक्शन के अंदर। फिर कंपटीशन, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको रहने के लिए कंपटीशन करना होता है। जैसे कि किसी भी बात करें, किसी भी इको सिस्टम के अंदर 2 लायन आ गई, नहीं आ सकते, पहली बात 2 लायन नहीं आ सकते, और अगर आ गए तो किसी एक को तो मरना पड़ेगा, ठीक है, तो कंपटीशन करेंगे आपस में, ठीक है, जो जीतेगा वो वहाँ पर रहेगा। तो ये होता है कंपटीशन, किसके लिए, और कंपटीशन किसके लिए कर रहा है, फूड के लिए, हैबिटाट के लिए, ठीक है। तो ये कंपटीशन के अंदर पढ़ेंगे कि वो उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए क्या क्या मतलब कंपटीशन करता है, ठीक है ना। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, फोटो कॉर्पोरेशन, म्यूटलिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सब कुछ किसके अंदर है, इंट्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट बात करें यूनिट सेकंड, तो यूनिट फर्स्ट हो गई इकोलॉजी, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से। बात करें यूनिट सेकंड की, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड
फाइटो जियोग्राफी। अब देखो मैं अब समझाऊँ, जो इकोलॉजी होती है, ठीक है, उसके अंदर टर्म्स होती हैं। मैं एक बार लिखता हूँ, देखो सबसे पहले जो टर्म है वो है इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल के अंदर कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो आप? सिर्फ एक, जैसे कि हम हैं, हमारी जाति मतलब हम है, साइंटिफिक नेम हमारा होमो सैपियंस। जो भी मेल फीमेल सब है ये आते हैं होमो सैपियंस के अंदर, इंसान, ठीक है। तो जो भी इंसान की एक, जैसे मैं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, समझ गए, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। तो ये इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या होती है? इंडिविजुअल, ठीक है। एक शब्द आ रहा है इकोसिस्टम और एक आ रहा है इकोलॉजी। इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं ये बताऊंगा क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है। सबसे पहले हमने बात की इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल और ये होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बात करें पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब वैसे तो हम निकाले जनसंख्या से निकालेंगे, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर सके, समझ रहे हो। जैसे कि हम बात करें लोयन है, तो लोयन आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। वो मतलब वो स्पीशीज या फिर वो ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज नहीं ऑर्गेनिज्म, जो आपस में इंटरेक्ट कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, और जो उनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी, प्रोजेनी होगी, और वो भी जो इस एनवायरमेंटल में डेवलपमेंट कर सके खुद के अंदर, ठीक है, यानी कि सर्वाइव कर सके, ऐसे नहीं कि मर जाए वो, अगर वो सर्वाइव करेगी तो वो है पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये होगी पॉपुलेशन। कम्युनिटी की बात करें, बहुत ज़्यादा जो मतलब कोई भी एक फिक्स एरिया है, ठीक है, उसके अंदर ये बात हो रही है बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स हम सजीव जानते हो, तो जो भी बायोटिक फैक्टर्स एक एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सबको बोलते हैं कम्युनिटी एक साथ, ठीक है। तो ये होगी कम्युनिटी। बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। जैसे मैं बात करूँ इस रूम के अंदर नहीं, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि गमला है, अपन सबके घर में होता है, क्या फ्लावर पॉट होता है सबके घर में, तो उसके अंदर क्या है, हमने एक फ्लावर उगा रखा है, फ्लावर का प्लांट उगा रखा है, ठीक है। फ्लावर का प्लांट है, उसके पास वो किससे कनेक्टेड है? सोइल से कनेक्टेड है। फ्लावर का प्लांट क्या है? वो है बायोटिक फैक्टर। उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, वो क्या है? बायोटिक फैक्टर। वो सोइल के अंदर है, वो है एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। उसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है, वो है एबायोटिक फैक्टर। उसके ऊपर लाइट आ रही है, एबायोटिक फैक्टर। विंड मतलब हवा चल रही है, ऑक्सीजन ले रहा है, वो है एबायोटिक फैक्टर। तो उसको हर चीज़ की नीड है, हर चीज़ ज़रूरत है। अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो वो डेड हो जाएगा, वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और सब में कंबाइंड रूप से क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर ही बात करेंगे इको टाइप्स, इकेट्स, कम्युनिटी कैरेक्टर्स, ये इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है, पॉपुलेशन कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स एंड बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन, कवर, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर क्या आता है? एक तरह से हायरार्ची जो होती है, हायरार्ची यानी कि हम बात करें जैसे कि घास है, घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा फॉक्स, ठीक है, बकरी फॉक्स को लोयन खाएगा। एक सक्सेशन हो गया, ये पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। दो होते हैं, उल्टा सीधा, इसमें होते हैं सक्सेशन के अंदर। नेक्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। मैकेनिज्म, न्यूटेशन, माइग्रेशन जानते हो आप, जो कि कोई भी रहने के लिए एक से दूसरे कंडीशन में चल जाता है जीव, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और इसी प्रकार से हम बात करें क्लाइमैक्स, जीरोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर होते हैं, जीरोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। इकोसिस्टम की बात करेंगे, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे सारे। ट्रॉफिकल लेवल, फूड चेन के अंदर क्या आता है कि कौन से किधर डिपेंड होते हैं, है ना, एनिमल्स, ये फूड चेन के अंदर आता है। फूड चेन फिक्स होती है, ठीक है,
फूड चेन मैंने बताया था आपको कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को फोक्स खाएगी, फोक्स को लोयन खाएगा, तो ये फूड चेन हो गई। और फूड वेब होता है एक, कई फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाएगी। जैसे कि हम बात करें घास, ठीक है, फिर एक बात करें कोई भी इंसेक्ट की, घास को बकरी खाएगी, ठीक है, गोट खाएगी, और इंसेक्ट को मेंढक खाएगा। मेंढक को माना कि हमने मेंढक को फोक्स खा रही है, नहीं फोक्स नहीं, मेंढक को खाएगा कोई से भी जानवर मान लो आप, ठीक है, और प्रीडेटर, और फोक्स को खा रहा है, उसको बकरी को खा रहा है, गोट को खा रहा है फोक्स, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रीडेटर है, इस प्रीडेटर को खाएगा लोयन, ठीक है। तो ये जो वेब बना कुल मतलब इसके अंदर प्रीडेटर तो मतलब जो कार्निवोरस जो एनिमल होगा तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये वेब बनी, कई होंगे इसके अंदर ऐसे, जैसे घास लिया हमने, एक इंसेक्ट लिया, ऐसे कई होंगे, ठीक है ना, प्राइमरी। तो ये जाकर के लास्ट में इधर मिल जाएगा, ये एक वेब बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे फूड वेब, ठीक है। बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में, जो कि पिरामिड से पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा एनिमल आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, ये पढ़ेंगे। बात करें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड कार्बन्स, ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो भी कार्बन्स के साइकिल होते हैं, कार्बन कैसे रिसाइकल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस का साइकिल पढ़ेंगे, फॉस्फोरस कैसे प्लांट से लेकर सोइल से लेकर कैसे उसका सर्कुलेशन होता है दोबारा। फिर वेजिटेशन समझते हो आप, पौधारोपण, एक तरह से पौधा जो भी होता है। तो फिर उसके बाद राजस्थान के अंदर जो भी प्लांट्स है ना, एंडेंजर्ड प्लांट्स, जो कि विलुप्त होने वाले खतरे के अंदर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें थर्ड, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, फूड प्लांट्स, ठीक है। ये आ गया किसके अंदर आ गया, जो हमारा सेकंड पोर्शन था इकोनॉमिक बॉटनी। दो तो इकोलॉजी की यूनिट आ गई, अब बात आ गई इकोनॉमिक बॉटनी की, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, कौन कौन से हमारे बाजरा, गेहूँ, जौ, मकई, सब कुछ आ गया कल्टिवेटेड प्लांट्स के अंदर। देखो फूड प्लांट, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, शुगर केन। फिर वेजिटेबल्स जनरल अकाउंट विद नोट ऑफ रेडिश, ओनियन, गार्लिक, कैबेज, स्पिनच, पालक, कैलीफ्लावर, कुकुम्बर, ठीक है, टोमेटो, लेडी फिंगर, पिया। फिर फ्रूट की बात करें, जनरल अकाउंट विद नोट ऑफ एप्पल, बनाना, बेर, मैंगो, मलबेरी जामुन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गुआवा, ऑरेंज। वेजिटेबल ऑयल आ गई, ठीक है, इसके अंदर आएंगे ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड कोकोनट। इसके बारे में पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम, उसका ओरिजिन, कब उगाते हैं, क्या फ़ायदा है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 10 नंबर का 5 जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, उसके अंदर 2 दे देंगे आपको, कि जैसे कि कोकोनट का को ऐसे देंगे, फर्स्ट कोकोनट, सेकंड जामुन, तो उसके बारे में हमको डिटेल लिखना होगा, ठीक है। अब यूनिट 4 के अंदर आए जो स्पाइसी जो मसाले हैं, उनकी जनरल अकाउंट, और उसके बारे में राजस्थान के अंदर जैसे कुमिन, कैप्सिकम, कोरिएंडर, ठीक है। फिर उसके अंदर टी, कॉफ़ी, फिर मेडिसिन प्लांट्स आ गए, ठीक है। तो मेडिसिन प्लांट के अंदर एम्फिस प्लांट, स्पाइसेस कल्टिवेटेड इन राजस्थान, सेना, इसबगोल, सैफेद, मुसली। फिर फाइबर्स आ गए, फाइबर्स जो होते हैं ना, फाइबर्स क्या बोलते हैं हिंदी में ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं, ठीक है। फाइबर्स के अंदर कॉटन, जूट, ठीक है। फिर वुड आ गए, लकड़ी वाले कौन से प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे कि टिम्बर, बैम्बूज, है ना, रबर का, ठीक है। इसके अंदर एथनोबोटनी के अंदर जनरल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट 4, और 4 यूनिट मैंने बता दिया आपको, अच्छे से मैंने डिटेल में बताया आपको, ठीक है। सिलेबस की फुल डिस्कस की है मैंने आपके साथ। अब बात करें यूनिट फर्स्ट, पेपर नंबर 3, एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंदर हम जनरली, मैंने आपको बताया था कि हमने जो फर्स्ट मतलब बेसिक पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा हमने, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ठीक है। सेकंड के अंदर टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, और थर्ड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, वेल डेवलप प्लांट, जाइलम, फ्लोएम, स्टिलर सिस्टम, ठीक है, ये सब कुछ वेल डेवलप पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात करें इसकी, तो एंजियोस्पर्म, तो टैक्सोनॉमी जैसे कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई, उसको क्लासीफाई और उसको नोमेनक्लेचर करने के लिए जहाँ पे किया जाता है उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी किस लिए यूज की जाती है, किसी प्लांट को हम आसानी से पहचान सकें, ठीक है, उसकी पहचान के लिए, मुख्यतः पहचान के लिए,
ठीक है। तो बात करें यूनिट फर्स्ट, पहले तो इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कौन कौन सी यूनिट होती है, यानी कि हम उसको क्लासीफाई किस आधार पे करेंगे, ठीक है। उसकी रूट क्या है, स्टेम क्या है, ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार से फ्लोवरिंग हो रही है, ये सब चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। तो स्पीसीज होती है ना, वो क्लासिफिकेशन की हायरार्की की सबसे लोअर जो यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है। उसके बाद में जीनस होती है, यानी कि जो हम क्लासिफाइड करेंगे किसी प्लांट को, सबसे ऊपर क्या आएगा, किंगडम या फिर फाइलम, ठीक है, और सबसे नीचे क्या आएगा, स्पीसीज, उसके बाद जीनस। तो जीनस और स्पीसीज को एक साथ लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ग्रीक भाषा में जीनस और स्पीसीज को एक साथ लिखा जाता है। उसके बाद में बोटनिकल नोमेनक्लेचर, कौन सा पढ़ते हैं मेनली आप, जो कैरोलस लिनेस ने दिया है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे किसका, कैरोलस लिनेस का, जिसने क्या बताया था कि जीनस, मतलब पहले जीनस लिखा जाएगा, बाद में स्पीसीज लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बहुत इसके कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल ICBN का, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया, इसके रूल क्या है, ठीक है। इसकी मतलब रूल जैसे कि एक तो जो पहले खोजा गया वो मान्य होगा, पहले एक ही नाम मान्य होगा, ठीक है, जेनेटिक नाम मान्य होगा, ये सब उसके रूल है, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर टाइप आ जाएंगे, टाइप कि हमको हर बेरम किस प्रकार से बनाएंगे, जिस प्लांट को हमने सेव किया है, जिसके हमने नोमेनक्लेचर किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसके अंदर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, जो हमने बताया था कि किस प्रकार से हम किसी प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। फिर आगे टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर, जिसके अंदर फ्लोरास, गार्डन, हर्बेरिया, मोनोग्राफ्स, आइकन्स और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो वो जगह है जहाँ पर इनको सेव किया जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी जैसे कि हमारी बुक्स सेव नहीं रहती, इस प्रकार से जो हर्बेरियम को सेव करने के लिए जो आता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। हर्बेरिया जानते हो आप, किसी भी प्लांट्स को जब हम क्लासीफाइड करते हैं तो उसको हम एक किसी भी मैनर के अंदर अरेंज करते हैं, उसको हर्बेरिया बोलते हैं। इसकी फाइल बनती है अलग से हर्बेरिया की, जिसके अंदर नीचे होते हैं कॉलम्स, जिसके अंदर नेम, कलेक्टर नेम कि किसने कलेक्ट किया, जहाँ से कलेक्ट किया उस स्थान का नाम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, फिर डेट, कलेक्शन डेट, उसका साइंटिफिक नेम, उसकी टाइप्स ऑफ रूट वगैरह, इनके बारे में सब कुछ लिखा जाता है कि अर्बेरिया के अंदर। फ्लोराज, मोनो गार्डन्स के अंदर जो भी प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर पढ़ेंगे, बहुत गार्डन्स हैं, मतलब आर्टिफिशियली। फ्लोराज के अंदर भी, मोनोग्राफ्स में भी ये है, आइकन्स के अंदर भी कुछ डिफरेंस है इसमें, ठीक है। कुछ हाई लेवल पर है, कुछ लो लेवल पर हैं। तो वही मतलब इकोलॉजी में यही है कि कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसमें टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आती है, बाकी अगर समझ लेंगे एक बार कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका, लीनियस, बेंथम एंड हुकर, एंगुलर एंड प्रिस्टले है, ठीक है ना, प्रिस्टले सिस्टम। फिर बात करें डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स, ठीक है, इलस्ट्रेट बाय मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द फ्लोवरिंग फैमिली। कौन सी, रेनिनकुलेसी, बेसिकेसी, पैरावर्सी, मालवेसी, फेबिएसी, कैरोफाइसी, एपिफाइसी, ठीक है, ये है। अब ये तो होगी यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर टैक्सोनॉमी थी, ठीक है। सेकंड की बात करें, इसके अंदर फैमिली हैं, रूबिएसी, एस्ट्रेसी, एपोसाइनेसी, ये सारी फैमिलीज है, ठीक है ना। ये नाम पोएसी वगैरह क्या नाम लें, यूनिट सेकंड का है, ठीक है। इसके अंदर ये दो तो टैक्सोनॉमी की हो गई। नेक्स्ट बात करें यूनिट थर्ड, ठीक है, ओंटोजेनी ऑफ द फ्लोवरिंग पार्ट्स। ओंटोजेनी समझते हो आप, फ्लोवरिंग पार्ट्स, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन, फ्लोवर के जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर क्या होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथर, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टैपेटम के टाइप्स, उसके फंक्शन। टैपेटम लेयर क्या होती है, जो कि मेल गैमेट्स को फूड प्रोवाइड करती है, टैपेटम, ठीक है ना। ये पाई जाती है जिस प्रकार जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तब टैपेटम का फॉर्मेशन होता है और ये फूड सप्लाई करती है एक तरह से। उसके टाइप्स वगैरह, उसके फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ मेल, ये आ गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, कौन कौन से होते हैं, ऑर्थोपेरस, एनाट्रोपस, ये वगैरह है ना, कि ओव्यूल के टाइप किस प्रकार से होते हैं। जो भी डायग्राम बनाऊँ तो मैं, जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है, ये है ओव्यूल अपना, ठीक है, ये ओव्यूल, ये तीन तो हो गई इधर,
3 इधर, 2 इधर और 1 2 3 इधर, इनको बोलते हैं, ये है एग सेल, एग सेल। ये जो 2 है नीचे इनको बोलते हैं 1 और 1 2, ये है सिनर्जी सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इनको बोलते तीनों का एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये ऐड है चैलेजल एंड, और ये है माइक्रोराइजल एंड, ठीक है। तो इनके आधार पर कि चैलेजल एंड 90 डिग्री पर है, ये 180 डिग्री पर, इसके आधार पर ही ओव्यूल्स के टाइप होते हैं, ठीक है। फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि जो मेल फीमेल गैमेट है उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एम्ब्रायो सैक, और जो अंदर की जो अभी जो ये तो इस पूरे को बोलेंगे ओव्यूल, इस पूरे को तो ओव्यूल बोलेंगे। उसके अंदर जो सिर्फ एक ये गोला है जिसके अंदर हमने 3 ये एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 एक्सेल, 2 सिनर्जी सेल बनाई, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेल, ठीक है। पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा वो स्टिग्मा पर जाकर किस प्रकार से चिपकेंगे, ये तो होगा पोलन ग्रेन, ठीक है। और लेक्चर 37 मिनट का हो गया, ठीक है, थोड़ा फास्ट लेते हैं एक बार। पोलिनेशन, ठीक है। फिर बात करेंगे पोलिनेशन के टाइप्स। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो मैं बताऊँगा, पोलिनेशन समझ गए आप कि जो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा से चिपकेगा फिर उसके अंदर जाएगा, पोलन ग्रेन उसके ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा, ये ओव्यूल है किधर से एंट्री करेगा, 3 एंट्री गेट होते हैं इसके, एक तो ये एंड एक फाड़ के पढ़ सकता है, किधर जाएगा किधर जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बताऊँगा आपको बाद में जब हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो उसके बाद बात है फर्टिलाइजेशन, किस प्रकार से फर्टिलाइज करता है ये, ठीक है ना, एग सेल को, उसको पोलर न्यूक्लियाई को। और जब जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये जो हम जब पोलन ग्रेन एंटर करता है तो उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। तो एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ करेगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो एग सेल से करेगा वो जाइगोट बनाएगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म साथ जो एक मेल गैमेट फर्टिलाइज होता है, इसको बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 जो गैमेट पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो 2 फीमेल गैमेट होते हैं इसके अंदर, है ना। ऊपर से बात करें जो एंडोस्पर्म बनेगा वो भी क्या बनेगा, 3N एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि 2N तो ये हो गए 2 सेल और 1 हो गया मेल गैमेट का N, 3N बनेगा ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, कई बार छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि एंडोस्पर्म कितने N होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनिट 4 की हम, तो हमने 3 यूनिट डिस्कस कर ली, इसके अंदर यूनिट 4 की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रायो, ठीक है। अब जो भी एम्ब्रायो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, डाइकोट और मोनोकोट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, मैंने बताया जाइगोट बनता है, किस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो, कितने प्रकार का एम्ब्रायो के टाइप्स हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म मैंने बताया था 3N एंडोस्पर्म होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी फूड सप्लाई वगैरह करता है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है, फिर एंडोस्पर्म, हाउस्टेरिया, चूसकांग बोलते हैं इसको। पोली एम्ब्रायोनी, यानी कि किसी प्लांट्स के अंदर, ओव्यूल के अंदर एक से अधिक वो बन जाते हैं, एम्ब्रायो बन जाते हैं, तो उसको पोली एम्ब्रायोनी बोलते हैं उस कंडीशन को। फिर इंड्यूस पोली एम्ब्रायोनी, कुछ को जानबूझ के भी इंड्यूस किया जाता है, क्यों, ताकि हम अच्छे वृद्ध लेवल पर क्या प्रोडक्शन कर सकें। बात करें पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, विदाउट सीड, क्या, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये होता है पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस एंड एडप्टिव एम्ब्रायो, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेबस, तो ये हो गया पेपर 3। हमने तीनों पेपर को डिस्कस कर लिया, हमने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। अब आपको लगभग कल से मैं क्लास रेगुलर डालूँगा, ठीक है। आपका फ़र्ज़ है कि आप टाइम पर पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करें। आपको सिलेबस भी अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया कि क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके अंदर, और मैंने उस जो सिलेबस है पूरी बुक का सिलेबस के अंदर ही इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू द क्लास एंड, और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो आप डाल सकते हैं। थैंक यू।